जय हिंद साथियों, मैं मंटू कुमार। मैं अपने YouTube चैनल मंटू रेल वर्ल्ड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट। ये RPF LDC या 70-72 हेड कांस्टेबल, ASI, SI, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच जो है ये टॉपिक लेकर आया हूँ, और इसमें ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसको आप नोट कर लें और ये याद भी रखें। खासकर ये पॉइंट जो है इसमें से ज़्यादातर पूछने की संभावना बनी रहती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मानवाधिकार अधिनियम 1993। ये लागू जो है ये लागू 28/9/1993 मतलब 28 सितंबर 1993 को ये मानवाधिकार अधिनियम 1993 लागू हुआ। और विश्व मानवाधिकार दिवस जो है मनाने का शुरुआत जो है 10 दिसंबर 1950 से शुरू हुआ है और अब कंटिन्यू चल रहा है। इसमें मानवाधिकार अधिनियम में कुल धारा 43 है, 43 है, अध्याय 8 है। अब चलते हैं मानवाधिकार आयोग पे। मानवाधिकार आयोग की लागू तिथि जो है 12/10/1993 है, 12 अक्टूबर 1993। ये तिथियों में कंफ्यूजन हमेशा रहता है। मानवाधिकार अधिनियम और मानवाधिकार आयोग की तिथियों में ये कंफ्यूज आप ना हो। ध्यान रहे कि अगर मानवाधिकार अधिनियम पूछा जा रहा है तो अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ है, और मानवाधिकार आयोग अगर पूछता है लागू कब हुआ तो 12 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ है। यही डेट नहीं, और जितने भी अधिनियम है, रूल है, इसका डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, कारण डेट से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें। अब आते हैं मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। कुल 6 होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 5 पूर्णकालिक सदस्य। 5 पूर्णकालिक सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। टोटल 6 होते हैं सदस्य। अगर इसी में पूछ दिया कि मानवाधिकार आयोग में मानद सदस्य की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिए मानद सदस्य की संख्या 7 होती है। मानद सदस्य की संख्या 7 है, और पूर्णकालिक सदस्य की संख्या ही अगर पूछता है खाली तो पूर्णकालिक सदस्य की संख्या 5 होता है। अगर पूछता है सिर्फ ये कि मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं तो कुल 6 होते हैं। 5 एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य, टोटल 6 होते हैं। इसका आप ध्यान रखिए। अब आते हैं मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र थे। श्री रंगनाथ मिश्र प्रथम अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के थे। अब आते हैं मानवाधिकार आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष। तो महिला अध्यक्ष जो है, प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती फातिमा बीबी थी। ये कुछ दिन पहले डेथ की है और ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब अगला पॉइंट है मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष। ये मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री अरुण कुमार मिश्र हैं। ये क्वेश्चन SI LDC 2024 में जो है RPF के डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका विशेष ध्यान भी रखें। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में।
अब अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार को कब अपनाया? तो ये 1948 को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार को 1948 में अपनाया, जिसमें कुल 48 देश के समूह ने हस्ताक्षर किया था। कुल 48 देश के समूहों ने इस पे हस्ताक्षर किया, तब 1948 में इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको अपनाया गया था। अब आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है मानवाधिकार का कितने जनरेशन पूरा हो चुका है। यह भी एक इम्पोर्टेंट है, नया क्वेश्चन है। तो ये मानवाधिकार का ये तीसरा जनरेशन पूरा हो चुका है, मतलब थर्ड जनरेशन पूरा हो चुका है, ये भी ध्यान रखें। अब आता है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट 2023 का थीम क्या था? तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट 2023, तो ये थीम था सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये थीम था 2023 में। ये इंग्लिश में इसका है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये इसका 2023 में थीम था। फिर आते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के वर्तमान प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में 10 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के वर्तमान प्रेसिडेंट बनाया गया है उमर जिनवर को। उमर जिनवर ये चार्ज 10 जनवरी 2024 को लिया। अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करके अपना एक नोटबुक बनाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम के समय ये काम आएगा आपको। अब आते हैं कुल धाराओं पे। 43 धारा है, 8 अध्याय है। तो अब जो है ये पॉइंट के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन को। तो चलिए सेक्शन शुरू करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 43 धाराएं जो है ह्यूमन राइट्स का, उस पर धारा 1 से चलते हैं। धारा 1 में जो है नाम विस्तार लागू तिथि रहता है। लगभग सभी और अधिनियम रूल का यही है कि धारा 1 में नाम विस्तार लागू तिथि दिया जाता है। और धारा 2 में परिभाषा दिया गया है। तो धारा 2 में परिभाषा है, तो 2 के ए में जो है सशस्त्र बल है, आर्म फोर्स के बारे में बताया गया है। धारा 2 में आर्म फोर्स के बारे में बताया गया है। 2 के ए में, 2 के बी में जो है ना अध्यक्ष के बारे में बताया गया है, जो चेयरमैन होता है। और 2 के बी के ए में मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर के बारे में बताया गया है। और सी में जो है 2 के सी में आयोग के बारे में, कमीशन के बारे में बताया गया है। और 2 के डी में मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया गया है। मानवाधिकार के बारे में बताया गया है 2 के डी में। और 2 के ई में जो है परिभाषा मानवाधिकार न्यायालय का दिया गया है। 2 के ई में मानवाधिकार न्यायालय का परिभाषा है। और 2 के एफ में अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के बारे में बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। और 2 के जी में सदस्य, मेंबर के बारे में परिभाषा है। 2 के जी के ए में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 2 के जी के ए में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया। 2 के एच में अल्पसंख्यक आयोग। और 2 के एच के ए में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बताया गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। और 2 के आई में एससी आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। और 2 के आई के ए में एसटी आयोग, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, आयोग के बारे में जो है परिभाषा है। 2 के जे में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताया गया है। और 2 के एम में लोक सेवक का परिभाषा है। और 2 के एन में राज्य आयोग की परिभाषा। ये 2 परिभाषा, धारा 2 में जो है सभी की परिभाषा दिया गया है। अब आते हैं एक
टॉपिक है एससी और एसटी आयोग का गठन कब किया गया। ये जो है ना 2003 में इसका गठन किया गया था। 89 संविधान संशोधन जो हुआ था अनुच्छेद 338 के तहत 2003 में जो है इसका गठन किया गया था एससी आयोग और एसटी आयोग का। अब आते हैं धारा 3 में। धारा 3 में जो है मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। तो है 27 जुलाई 2019 को एक संशोधन प्रभावी हुआ जो कि मानवाधिकार अधिनियम में किया गया था, जो कि धारा 3 में ही किया गया संशोधन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी पात्र होंगे। ठीक है, जो 10 साल की सेवा सुप्रीम कोर्ट में दे चुका है या दे रहा है 10 साल से। अब उसी धारा 3 में ही जो है संशोधन हुआ था जो कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी पात्र होंगे। ये 2019 की जो है संशोधन में बताया गया है। और देखिए इसी में फिर तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सिविल सोसाइटी की संख्या 2 से, पहले 2 था अब हो गया 3, कर दिया गया, जिसमें एक महिला रहेगी। इसमें सदस्य एक महिला रहेगी। और कार्यकाल के बारे में बताया गया, पहले कार्यकाल 5 साल का हुआ करता था लेकिन अब घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इन सबों का कार्यकाल 3 साल का कर दिया गया है। और फिर 5वां एक है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न, दिल्ली जो है संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न अन्य संघ राज्य क्षेत्र का निर्वहन राज्य आयोग को देने का प्रावधान किया गया है। मतलब दिल्ली को अन्य राज्य संघ से हटाकर जो है केंद्र आयोग में रख दिया गया है, और जो अन्य राज्य संघ आयोग है, राज्य संघ है, उसको जो है राज्य को निर्वहन कर लिए दिया गया है। 2019 में जो संशोधन हुआ वो 5 धाराओं में हुआ था। 2, 3, 6, 21 और 24 में संशोधन किया गया था। ये 5 धाराओं में 2019 में संशोधन किया गया है। ये परिभाषा हो गया। और कुछ जो महत्वपूर्ण संशोधन था उसके बारे में अब चलते हैं धारा 4 में। धारा 3 तक कंप्लीट हो गया, धारा 4। धारा 4 कहता है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, सबसे पहले जान लें, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसमें एक समिति के सिफारिश पे किया जाता है। उस समिति में 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, कुल मिला के 6 रहते हैं मेंबर। उसमें समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं उस समिति के। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है एक सदस्य। और लोकसभा अध्यक्ष दूसरा सदस्य है। और तीसरा है लोकसभा के विपक्ष का नेता। लोकसभा के विपक्ष का नेता सदस्य, ये तीसरा सदस्य होता है। चौथा सदस्य है राज्यसभा के विपक्ष का नेता। उधर लोकसभा के विपक्ष का नेता प्लस राज्यसभा के विपक्ष का नेता। और 5वां जो होता है सदस्य वो राज्यसभा के उपसभापति होता है। ध्यान रखें, राज्यसभा के सभापति नहीं, राज्यसभा के उपसभापति जो है इसमें सदस्य होते हैं। ये इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन वाला है कि इसमें समिति में जो सदस्य होता है कि राज्यसभा के सभापति ना होकर राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। तो कुल मिलाकर अध्यक्ष प्लस सदस्य मिला के 6 सदस्य होते हैं टोटल।
अध्यक्ष और सदस्य मिला के टोटल 6 मेंबर है। अब 4 के 1 में देखिए, 4 के 1 में, इसमें 4 के 1 के बी में है पुनर्नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट को, रीअपॉइंटमेंट शब्द को जोड़ा गया है। अब धारा 5 में देखिए, धारा 5 में ये कंप्लीट है। धारा 5 देखिए, त्यागपत्र या हटाया जाना, मतलब मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष और सदस्य को जो है या तो त्यागपत्र या हटाया जा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, या वो खुद स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, या क्या कहते हैं वो कदाचार में संलिप्त है या अक्षमता के आधार पे। कुल मिला के पहला है कि राष्ट्रपति के आदेश पे जो है वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। दूसरा है कि कदाचार पाने पे या अक्षमता के आधार पर वो त्याग पत्र दे सकते हैं, या कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसको हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। तीसरा है कि वो स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर, वो स्वेच्छा से त्याग पत्र देंगे, उस परिस्थिति में भी वो हटाया जा सकता है। अब आते हैं धारा 6। धारा 6 में पदावधि के बारे में बता, मतलब मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष और सदस्य के जो कार्यकाल क्या होगा, कितना साल वो अध्यक्ष और सदस्य के रूप में रह सकते हैं, या क्या कहते हैं, या कितना साल होने पे उसका रिटायरमेंट हो सकता है। तो यहाँ पदावधि के बारे में बताया गया है कि या तो कार्यकाल 3 साल का हो, या उसका जो है उम्र जो है 70 साल हो। दोनों में से जो पहले होगा उस आधार पे जो है वो उसका पदावधि समाप्त हो जाएगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या वह सदस्य रिटायर हो जाएंगे। अगर 70 साल होता है तो खुद रिटायर हो जाएंगे, अगर 70 साल नहीं होता है, 3 साल हो गया, तो वो खुद जो है क्या कहते हैं उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी में जो है, इसी चीज के आधार पर 4 के 1 के बी में देखिए, इसी में जो है अगर 70 साल उम्र नहीं हुआ, लेकिन 3 साल होने के बाद वो क्या कहते हैं पदावधि जब समाप्त हो जाता है कार्यकाल, तो उसे पुनर्नियुक्त करने का जो है ना प्रावधान भी है इसमें। तो इसमें जो है अगर 3 साल सेवा देने के बाद भी अगर सर्विस बचा हुआ है तो उसको रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, वो धारा 4 के 1 के बी के तहत। ये धारा 6 में हो गया आपका पदावधि 3 वर्ष या 70 साल जो पहले हो। धारा 7 देखिए, धारा 7 में कहता है कि कपित्या परिस्थितियों में या विशेष परिस्थितियों में जो है, अगर कोई सा परिस्थिति है कि सदस्य या तो त्याग पत्र दे दिया या हटा दिया गया, या कोई भी परिस्थिति ऐसा हो जिसमें कि सदस्य जो है ना अध्यक्ष के रूप में, कोई अध्यक्ष ऐसा हो जो कि मतलब या तो त्याग पत्र दे दिया या हटा दिया गया है, या कोई कदाचार में संलिप्त पाया गया है, तो इस परिस्थिति में जो है ना, या वो उसका उसी कार्यकाल के दौरान वो डेथ कर गए हैं, तो उस परिस्थिति में जो है धारा 7 कहता है कि कपित्या परिस्थितियों में सदस्य का जो है ना अध्यक्ष के रूप में काम करना, ये परिस्थिति आ गया। अब धारा जाते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सा है, 12। धारा 12 में आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के कृत्य एवं शक्ति, कृत्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है धारा 12 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या कार्य होगा, क्या शक्ति है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए कृत्यों में क्या क्या चीज शामिल है, कार्य में क्या क्या शामिल है मानवाधिकार आयोग के कार्य में। कहता है स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित, स्वप्रेरणा या खुद वो विवेक, अपने विवेक से, या किसी पीड़ित से, कोई पीड़ित व्यक्ति है या उसके ओर से, या उसके ओर से कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है ना किसी अभिकथन वाली किसी कार्रवाई में, कहता है कि पीड़ित या की ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका द्वारा जो है, प्रस्तुत याचिका द्वारा। देखिए फिर अगला पॉइंट है, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्रवाई
में उस न्यायालय की अनुमति से जो है हस्तक्षेप कर सकता है। कुल मिला के जो है न्यायालय की अनुमति से किसी लंबित मामला है न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मानव अधिकारों को उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्रवाई में उस न्यायालय के अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है। फिर तीसरा क्या कहता है कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसे प्रोन्नत करना, ये आता है उसके कार्य क्षेत्र में कि क्या क्या जो है कार्य करेगा, जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य क्या क्या है। यह हो गया आपका धारा 12। अब धारा 13 देखिए। धारा 13 कहता है मानवाधिकार आयोग को जांच संबंधी शक्तियां, आयोग को जो है ना जांच संबंधी शक्ति दिया गया है। देखिए पहला पॉइंट कहता है कि किसी दस्तावेज को खोजना या प्रस्तुत करना एवं प्रस्तुत करना, किसी दस्तावेज को खोजना एवं प्रस्तुत करना। दूसरा पॉइंट कहता है कि साक्ष्यों को बुलाना, ये जो आयोग को जांच के संबंधी जो है जांच जो शक्तियां, जांच संबंधी शक्तियां, तो किसी साक्ष्यों को बुलाना। तीसरा पॉइंट कहता है हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना। ये देखिए 3 पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार आयोग के जांच संबंधी शक्तियां क्या क्या है? किसी दस्तावेज को खोजना एवं प्रस्तुत करना, साक्ष्यों को बुलाना या हलफनामे पर साक्ष्य प्रस्तुत करना। ये पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब धारा 14 में आते हैं। धारा 14 कहता है कि मानवाधिकार आयोग के द्वारा अन्वेषण किया जाना, अन्वेषण किया जाता है। धारा 14 के तहत जो है मानवाधिकार आयोग के द्वारा अन्वेषण भी किया जाता है। धारा 13 हो गया जांच, धारा 14 हो गया अन्वेषण। अब आते हैं धारा 17, महत्वपूर्ण ये देखिए, कहते हैं मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग शिकायतों की जांच करती है। अगर कोई मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग शिकायतों की जांच करता है। जो शिकायतों की, जो किसी पीड़ित के द्वारा जो शिकायत किया जाता है, उसका धारा 17 के तहत, धारा 17 के तहत जो है अंतर्गत ही जो है ना मानवाधिकार आयोग शिकायतों की जांच करता है। अब आता है धारा 19। धारा 19 में कहता है सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया। सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया क्या क्या है, ये धारा 19 बताता है। तो ये हम लोग का जो है कंप्लीट हो गया धारा 19 तक। अब अगला धारा है धारा 20। अब वो धारा 20 पे, धारा 20 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, जो एक साल में क्या क्या कार्य किया गया है, क्या क्या विशेष रिपोर्ट है, उसके बारे में बताया गया धारा 20 में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट के बारे में धारा 20 में बताया गया। धारा 21 कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। यहाँ धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, धारा 21 में। अब आइए धारा 22 में। धारा 22 में कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, यहाँ कौन करेगा नियुक्ति? यहाँ राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन है कि यहाँ भी एक समिति के सिफारिश पर ही जो है, अब एक समिति में फिर अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन होंगे? तो समिति में अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष जो है राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, और सदस्य में देखिए कौन कौन होंगे? विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर जो होते हैं वो सदस्य होंगे। और दूसरा देखिए गृह मंत्रालय का जो है, राज्य सरकार के गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होगा सदस्य। और यहाँ फिर देखिए अगला सदस्य कौन है? विधानसभा के विपक्ष का नेता, ये राज्य सरकार के विधानसभा के विपक्ष का नेता भी सदस्य होगा। हाँ, अब ये हो गया अध्यक्ष और 3 सदस्य। अब यहाँ एक और कंडीशन है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, किसी राज्य में विधान परिषद है, तो उस कंडीशन में विधान परिषद का विपक्ष का नेता जो होगा वो भी इसका सदस्य होगा। जिस किसी राज्य में है, अभी
5 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो मोटा मोटी रखिए कि वहाँ का विपक्ष का नेता सदस्य होगा और विधान परिषद का सभापति भी सदस्य होगा। जैसे वहाँ राज्यसभा का उपसभापति सदस्य था, लेकिन यहाँ विधान परिषद के सभापति ही सदस्य होंगे। तो अगर जिस राज्य में विधान परिषद है तो दो सदस्य और बढ़ जाएगा। अगर विधान परिषद नहीं है तो जनरली किसी राज्य में जो है एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। अब आइए धारा 23 में। धारा 23 कहता है त्यागपत्र और हटाया जाना। वही है, त्यागपत्र हटाया जाना। तो त्यागपत्र और हटाया जाना राज्यपाल के आदेश पर जो है, राज्यपाल के आदेश पर हटाया जा सकता है। त्यागपत्र के द्वारा कोई हट सकता है, कोई कदाचार या अक्षमता के आधार पर। ये कंडीशन अगर रहेगा तो त्यागपत्र द्वारा या हटाया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। अब आता है धारा 24। धारा 24 कहता है पदावधि क्या होगा। पदावधि कहता है 3 साल या 70 साल, जो पहले हो। तो वही धारा 6 वाली है कि या तो 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया या आपका उम्र 70 साल हो गया। ये कहानी है। फिर है 24 के 1 के बी, ये रीअपॉइंटमेंट। अगर आपका 3 साल के सेवा देने के बाद भी सर्विस है तो आपको चाहे तो रीअपॉइंट या पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है। अब आते हैं धारा 25 वही कहता है विशेष परिस्थिति में सदस्यों का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, या सदस्य किसी कारणवश नहीं है या हट गया है या कोई भी परिस्थिति हो तो उस कंडीशन में जो है सदस्यों का अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अब आ गया धारा 30। धारा 30 कहता है मानवाधिकार न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है। यह ह्यूमन राइट एक्ट जो है ना, उसके आधार पर जो है एक मानवाधिकार न्यायालय का जो है प्रावधान है धारा 30 में। और धारा 31 में है विशेष लोक अभियोजक, जो स्पेशल पीपी होता है हम लोग का, वो उसी में कहता है कि धारा 31 में विशेष लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है आपका धारा 31 में। और एक नोट जो है ये ध्यान रखने वाली है, वर्तमान में भारत में 18 राज्य मानवाधिकार आयोग, वर्तमान में 18 ही राज्य मानवाधिकार आयोग है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मानवाधिकार। अगर इसमें कोई त्रुटि अगर लगे कि हमने कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत कह दिया तो उसमें आप थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा, इसलिए कि मेरा प्रथम वीडियो है। फिर भी प्रयास मैं किया हूँ कि जितना मैं जानता हूँ अच्छे से अच्छे बताने का प्रयास किया। अगर आपको समझ आता है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सदस्य को भी जो है अब तक पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठाए, वो भी एग्ज़ाम को फेस करे, अच्छे से एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम पास करे। यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।